वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त नितिन। थैंक यू वेरी मच। आपका प्यार, आपके कमेंट्स, आपके फीडबैक मुझे लगातार मिलते रहते हैं। जवाब दे पाऊं तो प्लीज़ एक्सेप्ट करो, नहीं दे पाऊं तो बुरा मत मानना, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते हैं और दूसरे काम भी करने होते हैं अपने, ठीक है। तो प्लीज़ जब तक कमेंट दे पा रहा हूँ, जवाब दे पाता हूँ, नहीं दे पाता कोई बात नहीं, एक बार दोबारा लिख दिया करो। कॉपी पेस्ट तो करना है, दोबारा लिख दोगे, सोचता है मैं देख लूँ फिर जवाब दे दूँ, क्योंकि डेली के कम से कम 100-200 कमेंट होता है तो कितने जवाब दूँ, कहाँ कौन सी वीडियो पे, क्योंकि 300-400 वीडियोज़ हैं। तो कहीं पे बुरा ना माने आप लोग, आपका साथ ही है मेरे पास और मेरा साथ आपके साथ हमेशा रहेगा। दोस्तों, इनकम टैक्स की जर्नी चल रही है और इनकम टैक्स के अंदर हम लोगों ने अब तक जो कर लिया है, लेसन 1, लेसन 2, 3, 4 तक, एग्रीकल्चरल इनकम तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब बात करते हैं हम, आपके सामने बोर्ड पे मैंने सारे टॉपिक लिखे हुए हैं आज की क्लास के लिए। आज की क्लास थोड़ी लंबी होगी, बड़ी होगी, तो हताश होकर भाग मत जाना। बीच बीच में थोड़ा बहुत गैप मिले तो सो मत जाना, ठीक है। और सपोर्ट करने के लिए चैनल को बीच बीच का गैप आता है तो स्किप का बटन मत दबाना। तो चैनल को सपोर्ट होगा तो बाकी स्टूडेंट्स को, जो नीडी स्टूडेंट्स हैं, उनको हेल्प होती है। तो वो तभी होगी जब हम ये सोचें कि हाँ, हमें चैनल को सपोर्ट करना है किसी इनडायरेक्ट वे में। डायरेक्टली हम आपसे कुछ नहीं चाहते, लेकिन इनडायरेक्टली आपसे सपोर्ट चाहिए और वो प्लीज़ दिया करो। अगर बीच में कोई गैप आता है, आपको लगता है कि हाँ थोड़ा सा नैप की रिक्वायरमेंट है, तो 2 मिनट का नैप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्किप मत करो। एनीवेज, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज की क्लास का नाम है रेजिडेंशियल स्टेटस। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप बीकॉम कर रहे हैं, चाहे बीबीए कर रहे हैं, चाहे सीए, सीएस, सीडब्ल्यूए, एमबीए, एमकॉम, जहाँ पे इनकम टैक्स आएगा ना, ये समझो कि ये क्वेश्चन कंपलसरी आएगा एग्जाम में। तो ये देखा कि एग्जाम में कंपलसरी क्वेश्चन होता है, इसका आता ही आता है। तो इसको समझना कैसे है, ये हम टॉपिक कवर करेंगे करीबन 2 क्लासेस के अंदर। आज पार्ट 1, नेक्स्ट चैप्टर में, लेसन में पार्ट 2। पार्ट 1 में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, ये हमारे सवाल हैं जो हमें कवर करने हैं। पहला, रेजिडेंशियल स्टेटस और सिटीजनशिप में क्या फ़र्क होता है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। जब मैंने पहले ये वीडियो बनाई थी तो उस समय मैंने जल्दबाजी में थोड़ा जल्दी एक क्लास में 20 मिनट की क्लास में ख़त्म कर दिया था, लेकिन आज 20 मिनट नहीं, आज आपसे बहुत अच्छा टाइम चाहिए। इसीलिए बोल रहा हूँ ना, टाइम लगेगा, बीच में गैप आएगा, सो मत जाना, भाग मत जाना, स्किप मत करना, थोड़ा रेस्ट कर लेना, आपका भी भला हो जाएगा और चैनल का भला भी हो जाएगा। स्टार्ट। हु इज़ अ रेजिडेंट। पहले क्वेश्चन ये होता है, रेजिडेंट होता कौन है, हम बात करेंगे इसके बारे में। इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, फर्म, कंपनी, इन सब के लिए रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालते हैं, सब में फ़र्क क्या आएगा। व्हाट इज़ बेसिक कंडीशन, ये आपने सुना होगा, एक बेसिक कंडीशन का नाम सुना होगा। व्हाट इज़ एडिशनल कंडीशन, 2 कंडीशन और होती हैं। और एक्सेप्शन टू एडिशनल कंडीशन, इस एडिशनल कंडीशन पे एक्सेप्शन क्या होती है। और फिर हम कुछ करेंगे एग्जाम्पल्स। तो आप खुद समझ सकते हो कि 60 टॉपिक कवर करने के लिए टाइम लगेगा, तो प्लीज़ बने रहिए। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक का नाम क्या है, इसको मैं ऐसे समझाता हूँ, इसको मैं बहुत ज़्यादा टेढ़ी मेरे काम नहीं है। रेजिडेंस और सिटीजनशिप में क्या फ़र्क होता है। आप हिंदुस्तानी हैं, आप हिंदुस्तान के सिटीज़न हैं। कोई इंसान जर्मनी से है तो जर्मनी का सिटीज़न है, कोई यूएस से है तो वो यूएस का सिटीज़न है। लेकिन हो सकता है कि इंडिया के लिए जब हम टैक्सेशन की बात करते हैं तो टैक्सेशन के लिए सिटीजनशिप को नहीं देखा जाता। टैक्सेशन के लिए सिटीजनशिप को हम नहीं देखते, टैक्सेशन के लिए हम देखते हैं उसके रेजिडेंशियल स्टेटस को। नाउ इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर जाएंगे तो एक फॉरेनर भी, एक जो फॉरेनर है मतलब यूएस का सिटीजन जो है, वो इंडिया में रेजिडेंस हो सकता है। और जो हमारा इंडियन है वो नॉन रेजिडेंट हो सकता है। टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम रेजिडेंशियल स्टेटस देखते हैं, सिटीजनशिप को नहीं देखते। आप बचपन में जहां पे पैदा हुए वहां के आप सिटीजन बन गए, लेकिन टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका हम देखेंगे सिटीजनशिप नहीं देखेंगे, हम देखेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस इन द प्रीवियस ईयर। अभी प्रीवियस ईयर क्यों देखना है, क्योंकि हम लोगों ने पिछली क्लास में हमने पहले पढ़ लिया है, एक होता है असेसमेंट ईयर, एक होता है प्रीवियस ईयर। असेसमेंट ईयर में हम बैठ के प्रीवियस ईयर की इनकम को एसेस करते हैं, तो हमें ये देखना है कि प्रीवियस ईयर में उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या था, क्या वो रेजिडेंट था या वो नॉन रेजिडेंट था। अभी हम डिस्कस पूरा करते हैं। तो हम कभी भी ये नहीं बोले कि वो सिटीजन था या वो सिटीजन नहीं था।
मजाक मजाक में जैसे मर्जी पढ़ाऊंगा, लेकिन याद रखिएगा जो लेक्चर पिछली बार पढ़ाया था वो भी बहुत अच्छा था, उसका लिंक भी नीचे है आपके पास, पूरी लिस्ट है 50 लेक्चर्स की, उसमें से एक है चैप्टर रेजिडेंशियल स्टेटस, बहुत प्यार मिला है, 2 लाख से ऊपर व्यू है उसके ऊपर आज की डेट में, तो आप वो बरकरार रखिएगा इन वीडियोज़ के ऊपर भी। अब आपको याद क्या रखना है कि आपको देखना है कि हिंदुस्तान में सिटीजन होना नहीं है हमारे लिए इम्पोर्टेंट, रेजिडेंट होना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब इसको हम कैसे समझेंगे? समझने का तरीका थोड़ा सा मजाकिया भी हो सकता है, थोड़ा सा अलग लैंग्वेज हो सकती है, लेकिन आप समझना वही जो हम कंडीशन पे फोकस करेंगे। तो ये वाला बात तो हमारा क्लियर हो गया, रेजिडेंस एंड सिटीजनशिप दोनों में फर्क होता है, एक नहीं होते। नाउ अभी सब हटा रहा हूं मैं, ये टॉपिक आप नोट कर चुके होंगे अब तक शायद, जो हम पढ़ने वाले हैं आज, ये भी उठा लेते हैं। जब हम रेजिडेंशियल स्टेटस की बात करते हैं दोस्तों, तो इसके अंदर हमें याद रखना होता है कि ये 2 कैटेगरी में बटा होता है, एक रेजिडेंट, एक नॉन रेजिडेंट। ये बहुत ही आसान तरीके से बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं ताकि अब आपको समझ आए एक डिटेलिंग में। अच्छा, इसमें सेक्शन जो लागू होता है वो हम सेक्शन 6 यूज करते हैं। मैं सेक्शन ज़्यादा याद नहीं कराता हूँ क्योंकि बुक में लिखे ही हुए, तो मेरे से कॉन्सेप्ट समझ लो, सेक्शन वहाँ से भी याद कर सकते हो। रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, इसमें भी 2 कैटेगरी होती है, एक सच्चा भारतीय, एक सच्चा भारतीय नहीं है, ऐसे नहीं, मेरा समझाने का तरीका वही है। एक होता है ऑर्डिनरीली और एक होता है नॉट ऑर्डिनरीली। और तीसरा हो गया रेजिडेंट। तो कैटेगरी कैसे हो गई? एक होगा सच्चा भारतीय, एक होता है सच्चा भारतीय नहीं है और एक भारतीय ही नहीं है, ऐसे समझ लो, ठीक है। ये हम किसके लिए निकालते हैं सारा कुछ? आप पहले आज यहाँ कहानी शुरुआत से यहाँ समझो। ये हम निकालते हैं इंडिविजुअल के लिए, HUF के लिए, और एसोसिएशन ऑफ पर्सन के लिए, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के लिए, फर्म के लिए, कंपनी के लिए। अब एक चीज लिख रहा हूं, इसको समझने बुक्स में लिखा नहीं होता। इंडिविजुअल नॉन रेजिडेंट हो सकता है और ऑर्डिनरी भी हो सकता है, नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है। HUF तीनों हो सकता है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन के लिए ये लागू नहीं होता, मतलब नॉट ऑर्डिनरली इन चारों के लिए एप्लीकेबल नहीं होता, या तो वो रेजिडेंट होंगे या फिर नॉन रेजिडेंट होंगे, उनके लिए ऑर्डिनरली नॉट ऑर्डिनरली एप्लीकेबल नहीं होता। ये सब चार्ट में एंड में डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी समझाने के लिए कि हम जो रेजिडेंशियल स्टेटस निकालेंगे वो किसका निकालेंगे? इन सब का निकालेंगे। तो अभी जो हम शुरू करेंगे सेक्शन 6(1) के हिसाब से, वो हम शुरू करेंगे इंडिविजुअल के बारे में, ठीक है। यहां तक की कहानी थोड़ी बहुत क्लियर हुई होगी। अभी क्या है क्लैरिटी, हम अभी समझते हैं उस चीज को। ये मत कहना सर जल्दी जल्दी मिटा दिया, लिखवाया ही नहीं है कुछ, तो मिटाऊंगा क्या यार, सब लिखवाऊंगा धीरे धीरे। दोस्तों बात करते हैं इंडिविजुअल की। आपको याद होगा कि हम लोगों ने एक चीज क्लैरिटी में, बुक में आप जब पढ़ोगे तो लिखा आएगा, द रेजिडेंशियल स्टेटस हैज टू बी चेक्ड फॉर द SSC। और SSC कौन होता है? SSC इज अ पर्सन, और पर्सन कौन होता है? जो हमने पहले पढ़ा था, पर्सन होता है इंडिविजुअल, HUF, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, कंपनी, फर्म, ये सब हमारी एक पर्सन की कैटेगरी होती है। उन पर्सन में सबसे पहले कैटेगरी आती है हमारी इंडिविजुअल, जिसमें सारे की सारी दुनिया हमारी टिकी हुई है, आप, मैं, इंडिविजुअल है हम लोग। एक इंडिविजुअल के रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए आपको याद रखना है कि इसमें 2 चीजें आपको निकालनी है, एक बेसिक कंडीशन और दूसरा इसको ऐसे लेते हैं, चलो एक फिल्टर बनाते हैं। ये भैया एक फिल्टर बना दिया, यहां से फेंकेंगे आपको, उसका नाम है बेसिक कंडीशन। अगर बेसिक कंडीशन में क्लियर हो गए तो बन गए रेजिडेंट, अगर बेसिक कंडीशन से क्लियर हो गए तो फिर नीचे फेंक देंगे आपको, उसको बोलते हैं हम एडिशनल कंडीशन। अगर ये भी क्लियर कर गए आप तो आप बन गए ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। अभी क्या है क्या नहीं समझते हैं।
हमने कहा कि भैया इंडिविजुअल मिस्टर, मिस और मिसेस, आपको याद है कैटेगरी होती है इनकी, जो हमारे मिस्टर, मिस, मिसेस, सेक्शन 6(1) पढ़ रहे हैं हम, अभी इसकी डिटेलिंग में नहीं जा रहा है कौन सा सेक्शन क्या नहीं है, सेक्शन 6(1) पढ़ रहे हैं। हमने कहा भैया पिछले साल आप हिंदुस्तान के रेजिडेंट थे, रेजिडेंट सिटीजन नहीं, रेजिडेंट थे या नहीं थे, ये डिपेंड करेगा कि आप बेसिक कंडीशन में से किसी दो बेसिक कंडीशन में से किसी एक कंडीशन को फुलफिल कर दो। अगर आप मेरा पिछला लेक्चर समझेंगे तो उसको इस तरह समझाया था मैंने कि ये सोचिए कि आप एक पहलवान हैं और आपको रिंग में उतारा गया। हमने कहा भैया दो पहलवानों में से अगर आपने एक पहलवान को मार दिया, फिर बोलता हूँ या है ये और नहीं है, अगर आपने दो पहलवानों में से किसी एक पहलवान को मार दिया तो आप बन जाओगे भारतीय। अब भारतीय का मतलब प्लीज, कुछ बच्चे ना नीचे पता नहीं कैसे वो एक ढूंढने आते हैं कमी क्या हुई, तो भारतीय, सर भारतीय क्यों बोला, नागरिक क्यों नहीं बोला ये, अरे यार सो कोई बात नहीं, भूल जाओ, भारतीय है या नहीं है। तो सच्चा अगर आप भारतीय बनना चाहते हो तो किसी एक पहलवान को मार दो। अब पहलवान का नाम क्या है? पहलवान के नाम है बेसिक कंडीशंस। इसमें दो कंडीशन है, 1 और 2। Now how it is said? The residential status of an individual depends upon how he fulfills the basic conditions, number 1 or 2. If a person in the previous year fulfills any of the two basic conditions, any of the two, अब पहली कंडीशन दूसरी कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये होती है 182 days और मोर। इसको प्लीज मैं ऐसे लिखवाऊंगा, लैंग्वेज बोल रहा हूं। इफ अ पर्सन हैज स्टेड इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर फॉर 182 days और मोर, ही विल बिकम रेजिडेंट ऑफ इंडिया। रेजिडेंट मत लिख देना, रेजिडेंट ऑफ इंडिया, वो हिंदुस्तान का नागरिक बन जाएगा। रेजिडेंशियल स्टेटस विल बी 182 days और मोर, तो ही बिकम्स रेजिडेंट। किसने कहा नहीं 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 मैं 182 days नहीं रहा, पिछले साल नहीं था, कोई बात नहीं, आपके लिए दूसरी कंडीशन है। अगर वो कहता नहीं मैं 182 days नहीं रहा, तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी? 60 + 365। दोस्तों जैसे मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूं ना, आप रजिस्टर के पेज पे ना बड़ा बड़ा लिखना, जैसे पेज खुलेगा फट 182 days याद आ गया, 60 + 365 याद आ गया। इसका मतलब क्या है? हमने कहा आप 182 days नहीं रुके, कोई बात नहीं। अगर आप पिछले साल प्रीवियस ईयर में आप 60 दिन रुक गए हिंदुस्तान में, और उसके पिछले 4 सालों में 4 years प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, अभी सब एग्जांपल से करेंगे हम, आप 365 दिन टोटल रहे हैं, तो आप क्या बन जाओगे? भारत के रेजिडेंट, मतलब इंडियन रेजिडेंट बन जाओगे फॉर टैक्स पर्पस। समझ आ रहा है? अब इसका मीनिंग कैसे लेते हैं? ऐसे लेते हैं इसका मतलब, एग्जाम्पल के तौर पे तीसरा पेन भी निकालते हैं, कलरफुल बना देंगे इस चार्ट को पूरे को। और चौथा भी ले लेते हैं, चलो, और एक और ले लेते हैं, 1 2 3 4। ये है प्रीवियस ईयर, ये है असेसमेंट ईयर। असेसमेंट लेते हैं 20-21, क्योंकि हमें पढ़ रहे हैं उसको। प्रीवियस ईयर में अगर आपका स्टे 182 days दिख रहा है हमको, तो आप क्या बन गए? रेजिडेंट। हमने कहा नहीं बन रहा सर, 182 days नहीं बन रहा, कोई नहीं, 17 दिन बन रहा है, 70 days बन गया, वेरी गुड। तो 70 का मतलब 60 days तो हो गया, वेरी गुड। अब पिछले 4 सालों में 1 2 3 4, मतलब ये था 19-20, ये था 18-19, ये था 17-18, ये है 16-17 और ये है 15-16। मतलब इन 4 सालों में टोटल स्टे 365 days अगर है या उससे ज्यादा है, तो आप क्या बन जाओगे? रेजिडेंट। अगर उससे कम हुआ तो नॉन रेजिडेंट। अभी क्लियर है? अब आपको याद क्या रखना है इन चीजों के अंदर कि 182 days या इन दोनों तीनों कंडीशंस में, ये लिखवा देता हूं। नंबर 1, stay need not be continuous।
जरूरी नहीं है कि आप एक ही दिन रहो, एक साथ एट स्ट्रेच 182 दिन रहोगे, एट स्ट्रेच 365 दिन रहोगे, ऐसा नहीं है। आओ जाओ, फ्लाइट पकड़ो, वापस जाओ, आओ जाओ। नंबर 2, इट कैन बी एनी प्लेस इन इंडिया। ये नहीं कि आपको दिल्ली में ही रहना पड़ेगा, ये नहीं कि आपको मुरादाबाद रहना पड़ेगा, ये नहीं कि आपको गोरखपुर रहना पड़ेगा, ये नहीं कि आपको लखनऊ में रहना पड़ेगा, ये नहीं कि आपको बिहार रहना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। कहीं भी रहो हिंदुस्तान के अंदर अंदर। नंबर 3 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, डे ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर इंक्लूडेड। जिस दिन हिंदुस्तान में आए वो दिन भी काउंट हो गया। सर मैं तो रात को 11:58 पे आया था। हाँ सर 11:58 जो डेट है ना जिस पे ठप्पा लगा है, आप उस दिन के माने गए, पूरा दिन काउंट हो गया। मैं तो हवा में था, कोई बात नहीं, आपका एंट्री हो गई। सर मैं तो सुबह निकल गया था, 12:05 की फ्लाइट थी, मुझे कोई मतलब नहीं, अर्ली मॉर्निंग निकल गई। आप 12:05 डेट देख ली, वो काउंट हो गया। इवन द डेट ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर विल बी इंक्लूडेड। इसको ढंग से समझो, बेसिक कंडीशन है, समझो, पूरा उतार लो दिमाग के अंदर, फिर आगे बढ़ रहा हूं। हमने कहा सर तो कंडीशन क्या हो गई, पहली कंडीशन क्या थी, अब मैं छोटा लिख रहा हूं, 182 डेज की थी और 60 + 365 डेज। अब आपने कहा कि सर बुक्स में ना एक्सेप्शंस लिखी हुई हैं, अभी बेसिक चल रहा है, एडिशनल चल रहा है। हमने कहा एक्सेप्शन लिखी है, मतलब क्या है, एक्सेप्शन का मतलब ये होता है कि क्या कुछ ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं, क्या कैन देयर बी सम सर्कमस्टेंसेस अंडर विच अ पर्सन स्टेज मोर देन 60 डेज इन इंडिया, लेकिन फिर भी वो रेजिडेंट ना माना जाए। अब मैं आपको समझाना चाहता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसका मतलब ये होता है, हम बात कर रहे हैं सिर्फ इस कंडीशन की। जब कभी भी क्वेश्चन आएगा एक्सेप्शंस टू प्रीवियस ईयर, टू द रूल ऑफ 60 डेज, इसका मतलब यहां पे चेंज होगा, सिर्फ इस 60 डेज में चेंज करना है हमको। सिर्फ 2 सिचुएशन ऐसी होती हैं, 1 2 3 कंडीशन ऐसी होती है जहां पर हम सिर्फ एक ही कंडीशन देखते हैं, सिर्फ एक कंडीशन। वो कंडीशन होती है 182 + 365 डेज। मतलब उस केस में पहली कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होती, सिर्फ दूसरी होती है, वो भी 182 + 365। अगर ये लागू होगा तो वो बंदे 3 तरह के जो लोग आएंगे वो रेजिडेंट माने जाएंगे, वरना वो नहीं माने जाएंगे। नंबर 1, एन इंडियन हु इज मेंबर ऑफ द क्रू ऑफ अ फॉरेन शिप। बाहर के किसी जहाज के ऊपर इंसान काम कर रहा है, क्रू का पार्ट है और उसके अंदर जाता रहता है, आता रहता है। अब डेफिनेटली शिप में है तो 4 दिन तो समुद्र में ही रहते हैं नॉर्मली, बाउंड्री कितनी टच करोगे आप। तो उनके लिए हमने रूल कहा कि सर 60 दिन तो हिंदुस्तान में आएगा ही ना इंसान वो। अब वो कहेगा मैं सारी जिंदगी तो बाहर कमाता हूँ और इंडिया आने के बाद मुझे पछतावा होता है, इंडिया आते ही मुझसे टैक्स ले लेते हो, मैं क्यों दूँ टैक्स यहाँ पे, मैं तो कमा वहाँ रहा हूँ। तो हमने कहा ठीक है, आपके लिए रूल 182 डेज का नहीं लेंगे हम, आपके लिए रूल 60 डेज का नहीं लेंगे हम, आपके लिए रूल लेंगे 182 + 365। सिर्फ 182 नहीं, 182 + 365 हम आपके लिए, हम उसके लिए एक ही रूल लिखेंगे, इसका एक कंडीशन एक ही ले लो सिर्फ, हम उनके लिए रूल लेंगे 182 डेज इन प्रीवियस ईयर। थोड़ा चेंज, गलती हो गई, जल्दी हो गया, ये हटा देते हैं। कभी कभी भावनाओं में भेजते हो ना, पढ़ाते भूल जाता हूँ। सिर्फ 182 डेज देखेंगे आपके लिए और कुछ नहीं देखेंगे हम। नंबर 2, कोई इंडियन है हु लीव्स इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस अब्रॉड, बाहर कंट्री में जाता है एम्प्लॉयमेंट के लिए और वापस नहीं आएगा ऑफ कोर्स। तो जब वो बाहर जाएगा, अब एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है तो डेफिनेटली वो 60 दिन तो हिंदुस्तान में रहेगा ना। जब भी छुट्टियां आएंगी 60 दिन के लिए आ जाएगा रहने के लिए, कभी कभी मिलने आएगा माँ बाप से 60 दिन के लिए आएगा,
तो ये नहीं आते के साथ ही आ भाई आजा, तेरी उस कंट्री की इनकम पे भी टैक्स देते हैं। इतने हम हार्श नहीं है, हम उनको रूल दे रहे हैं कि हम आपके लिए भी 182 डेज काउंट करेंगे, 60 डेज काउंट नहीं करेंगे। एंड अच्छा, एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट का मतलब जॉब भी हो सकता है, बिजनेस भी हो सकता है और प्रोफेशन भी हो सकता है। अगर राइटिंग छोटी लग रही है तो आपको बोल भी रहा हूँ, सुन रहा हूँ उसको। जॉब, बिजनेस या प्रोफेशन किसी भी कारण से बाहर चला गया उसको एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। कई बच्चे कंफ्यूजन में बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट मतलब जॉब। एम्प्लॉयमेंट मतलब जॉब, बिजनेस या प्रोफेशन, किसी भी काम से बाहर गया है, लेकिन बाहर रहेगा वो, अब वापस नहीं आ रहा वो। थर्ड, अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन विजिट्स इंडिया इन प्रीवियस ईयर। हमारे देश के ओरिजिन है वो, भले ही पैदा अमेरिका में हुए, पैदा भले ही कहीं पे हुए हो, लेकिन ओरिजिन यहाँ पे है। मतलब उनके दादा परदादा पापा मम्मी सब हिंदुस्तान से थे, कोई ना कोई हिंदुस्तान में उनकी जड़ है, ओरिजिन रूट उनका इंडिया में है। आपको पता होगा एक हमारे स्पेस क्या बोलते हैं, नाम एकदम से भूल गया, एस्ट्रोनॉट, एक हमारी एस्ट्रोनॉट है सुमिता विलियम्स। सुमिता विलियम्स इज एन इंडियन ओरिजिन लेडी। आपको पता होगा कि एक हादसा हुआ था कल्पना चावला जी के साथ, उसके बाद जो हमारी इंडियन ओरिजिन की बोली जाती है सुमिता विलियम्स, शी इज फ्रॉम इंडियन ओरिजिन, शी इज नॉट इंडियन, शी इज इंडियन ओरिजिन। अब वो अपने देश आती हैं, दादा परदादा की जमीन देखने के लिए आती हैं, ये नहीं कि आती आ जाओ नासा में कितना कमाया तनख्वाह काट के जाओ, टैक्स काट दो। वाई? आई एम नॉट हेयर फॉर एनी अदर पर्पज, आई एम हेयर एज अ टूरिस्ट। इंडियन ओरिजिन आया, लेकिन अगर उसने 182 दिन से ऊपर रह गई यहाँ पे वो, तो वो बन जाएगी हिंदुस्तान की नागरिक, मतलब रेजिडेंट। तो इन कंडीशंस में क्या होगा, हम सिर्फ एक ही रूल देखेंगे, 182 डेज इन 3 केसेस में। दैट बिकम्स एक्सेप्शंस टू द प्रीवियस ईयर रूल और एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ एडिशनल कंडीशन। तो क्वेश्चन 3 तरीके कैसे बनता है, व्हाट इज द एक्सेप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर 1, व्हाट इज द एक्सेप्शन टू द एडिशनल कंडीशन 2, व्हाट इज द एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ 60 डेज। याद रहेगा आपको तीनों केस के अंदर, मेंबर ऑफ क्रू, पर्सन लिविंग फॉर एम्प्लॉयमेंट और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कम्स ऑन अ विजिट टू इंडिया इन द प्रीवियस ईयर। इन तीनों केस में उसकी एक कंडीशन देखी जाएगी, 182 दिन। याद रहेगा, प्लीज इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं आगे, इसका नाम है, अब हमारा जो एक इंडिविजुअल है वो बन चुका है रेजिडेंट। अब अगर बन चुके अब रेजिडेंट, तो अब आपको क्या चेक करना है, क्या आप ऑर्डिनरली रेजिडेंट हो या नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट हो। ठीक है, एक बार इस चार्ट को देखो क्या कह रहा है ये। इस चार्ट में ये कह रहा है कि हमारे पास एक होता है असेसमेंट ईयर, जिसको बात करते हैं 2020 और 21। असेसमेंट का प्रीवियस ईयर कौन सा होगा, 19 और 20। तो इसका मतलब यहाँ पे खड़े होके हमने जब यहाँ पे देखा प्रीवियस ईयर में, तो चेक करा हमने सिर्फ बेसिक कंडीशन। ठीक है, तो कैसे देखा होगा, या तो 182 डेज देखा होगा यहाँ पे, या 60 + 365 देखा होगा, है ना, 4 साल में, या फिर 182 डेज देखा होगा, जो भी केस होगा। अब हमने कहा कि सर भारतीय तो आप बन गए, आपने 2 पहलवानों में से एक पहलवान को मार दिया। क्या नाम था पहलवानों का, 182 डेज या 60 + 365, एक्सेप्शन को भी इग्नोर करता हूं। अब आप बन गए भारतीय, तो हमें देखना है आप सच्चे भारतीय हो या नहीं हो। उसके लिए आपको चेक करनी है एडिशनल कंडीशंस। पेटी थाम के रहना, आज लंबी क्लास है, ठीक है, कि भाग जाओ। एडिशनल कंडीशन में क्या आता है, हमने कहा एडिशनल कंडीशन का मतलब है आपको ये दोनों कंडीशन फुलफिल करनी है। एंड है, एंड यहाँ पे 2 कंडीशन आएंगी, ए और बी, और आपको दोनों फुलफिल करनी है। बेसिक में एक को, तो हमने कहा कि भैया अगर आप भारतीय बन गए 2 पहलवानों में किसी एक पहलवान को मार के, तो अब हम आपको 2 छोटे पहलवानों से लड़वाएंगे। इन दोनों को अगर आपने मार दिया तो आप बन गए सच्चे भारतीय, मतलब ऑर्डिनरली रेजिडेंट। कैसे निकलेगा, हमने कहा सर रूल याद रखना, इस तरह से करना है कि पिछले 10 सालों में, अब 10 साल कहां से, 4 साल तक यहां आ गए, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10।
प्रीवियस ईयर को छोड़ के पिछले 10 सालों में किसी भी 2 सालों में वो रेजिडेंट हो, मतलब ही फुलफिल्ड, ये ही का मतलब बुरा माने, ही और शी दोनों, हु फुलफिल्ड बेसिक कंडीशन in any 2 out of 10 preceding years, in any of the 2 out of 10 years preceding the previous year. पिछले साल को छोड़ के पिछले 10 सालों में कभी भी उसने 2 बड़े पहलवान को मारा हो, मतलब 182 डेज प्लस या 60 प्लस 365 डेज या कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनी, बट यू हैव टू राइट प्रॉपरली इन द चार्ट कि कितने कितने दिन वो पिछले साल में रहा। तो अगर मैं आपसे एग्जांपल के तौर पर बात करूं, यहाँ पे वो रहा 40 दिन, यहाँ पे रहा वो 100 दिन, यहाँ पे रहा वो 200 दिन, यहाँ पे रहा वो 70 दिन, यहाँ पे रहा वो 80 दिन, यहाँ पे रहा 90, यहाँ पे रहा 200, यहाँ पे रहा, तो इसका मतलब अगर चेक करें अगर आप, तो किसी भी साल में चेक कर लो 182 डेज दिख रहा है कहीं पे, हाँ सर दिख रहा है ना, 1 2, तो ये तो सीधा दिख गया हमको कि सर हाँ 2 साल, पिछले 10 साल तक ना भी जाओ तो 2 साल में 182 डेज दिख रहा है, तो ही बिकम रेजिडेंट इन 2 डेज 2 ईयर्स। सर नहीं होता तो चेक करो, यहाँ 60 डेज है, तो 60 के बाद 1 2 3 4 365 दिन हो रहे हैं, वेरी गुड। यहाँ पे 60 डेज है, हाँ इन 60 डेज के बाद 1 2 3 यहाँ पे 100 दिन लगा लो, तो क्या इनमें 365 दिन से ऊपर है, तो एडिशनल कंडीशन फुलफिल हो गई, यस। तो अगर पिछले 2 साल में किसी भी 2 साल प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, इस साल को भूल जाना, इसलिए मैं रेड कर दिया इसको भूल जाना, बाकी पिछले 10 सालों में किसी भी 2 साल उसने बेसिक कंडीशन फुलफिल करी हो। एंड यही नहीं, दूसरा एक और कंडीशन है, दैट his stay is 730 days or more in 7 years preceding the previous year। मतलब अब मैं कलरफुल सुना था, क्या कोई याद रहे, इस साल को छोड़ दो, अब इन 7 सालों में उसका टोटल स्टे 730 दिन से ऊपर होना चाहिए, तो काउंट कर लो 730 दिन, 300 8 7 15 450 200 700, ये हो गया 750 से ऊपर जा रहा है, मोर देन 730 डेज। तो अगर जा रहा है तो ही बिकम्स रेजिडेंट बट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। तो आपको याद क्या रखना है, 2/10 में से बेसिक कंडीशन और पिछले 7 सालों में 730 दिन उसका स्टे होना चाहिए। अगेन क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, क्या ये कंटिन्यूस होना चाहिए? नहीं। क्या ये किसी भी पर्टिकुलर जगह पे होना चाहिए? नहीं। चाहे आओ जाओ जाओ आओ, डे ऑफ अराइवल डे ऑफ डिपार्चर विल बी इंक्लूडेड। आप आते रहो जाते रहो जाते रहो। मैं आज जर्मनी गया, आज मैं फ्रैंकफर्ट गया, आज मैं स्विट्जरलैंड गया, आज मैं ऑस्ट्रेलिया गया, आज मैं न्यूजीलैंड गया। वापस तो आ रहे हो ना, आ रहा हूँ जा रहा हूँ आ रहा हूँ जा रहा हूँ, तो उसके दोनों दिन काउंट किए जाएंगे आने जाने के। नीड नॉट बी कंटिन्यूअस, कभी भी हो सकता है इस साल रहा ही ना हो, इस साल था ही नहीं, 4th ईयर में हिंदुस्तान में नहीं था, कोई बात नहीं, हम पिछला देखेंगे। हम 10 साल और 7 साल देखेंगे, बस ये याद रखना है आपको, ठीक है? इसको नोट डाउन करो। तो अब इसको और अच्छे से समझते हैं। देखो मैंने आपके सामने छोटा चार्ट बनाया, ये किसी बुक में नहीं मिलेगा आपको। ये हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है, मेरा भी अलग तरीका है, लेकिन आपको समझ आ जाएगा इससे। और तो हमारा जो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल कौन होता है? मिस्टर, मिस, मिसेस, मतलब जो हमारे इंसान के बच्चे हैं। 2 कंडीशन क्या होते हैं? बेसिक एंड एडिशनल। अब देखो मैं टिक मारना शुरू करूंगा, किस पर टिक मारा क्या बन जाएगा वो, तो स्टेटस क्या बन जाएगा उसका। हाँ जी, 182 डेज नहीं किया, 60 + 65 भी नहीं किया, तो क्या जाएंगे? नॉट एप्लीकेबल। नॉट एप्लीकेबल जब तूने पहला पड़ाव पूरा नहीं किया, दूसरा कैसे आएगा? तो ही बिकम्स नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, NRI। क्या हो गया, पेन घूम रहा है, NRI, नॉन रेजिडेंट इंडिया। क्यों? क्योंकि इसने बेसिक कंडीशन एक भी फुलफिल नहीं करी।
नंबर 2, इसने 182 डेज पूरा किया, ये नहीं किया, ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया, तो क्या बना वो? रेजिडेंट बट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, ROR लिखते हैं इसको, रेजिडेंट बट ऑर्डिनरीली, ऑर्डिनरी मत लिखना, ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। चलो तीसरा कंडीशन देखते हैं भैया, इसने 182 डेज किया, ये भी कर दिया, कोई बात नहीं, कुछ भी एक करेगा बात बन जाएगी। यहाँ पे इसने A किया लेकिन B नहीं किया, अब खुद बताओ क्या बनेगा वो? He will become resident but not ordinarily resident। क्यों? क्योंकि ये दोनों फुलफिल करनी थी ना, एंड इसने कोई एक करी तो क्या बना? रेजिडेंट तो है वो लेकिन नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। चलो दोनों फुलफिल नहीं करी, ये तो कर रहा है पर तो भी NRI। ये क्या झोल है सर? अरे भैया ये पहले दो बेसिक है, इन्हीं को मार दिए छोड़ दिया तो क्या करोगे आप? तो इसका मतलब इफ अ पर्सन डज नॉट सेटिस्फाई any of the one or both of the additional condition, he becomes resident but ordinary resident। अब कुछ सीक्वेंस चलाते हैं। A person fulfill basic condition becomes resident, great। A person who does not fulfill basic condition becomes non-resident, great। A person fulfills basic condition and fulfills one additional condition, resident but not ordinarily। A person who fulfill both basic condition and both additional conditions, रेजिडेंट बट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। सच्चा भारतीय, तो ये सच्चा भारतीय, ये नहीं सच्चा भारतीय, ये भारतीय ही नहीं है, ऐसे बात कर लेते हैं। तो टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी हम रेजिडेंशियल स्टेटस निकालते हैं इंडिविजुअल का, तो बेसिक और एडिशनल सब आपको समझ में आना चाहिए, समझो इस चीज को। दोस्तों आपको अब तक समझ आ गया होगा, इंडिविजुअल की कहानी तो क्लियर हो गई होगी कि रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालना है, बेसिक कंडीशन क्या होती है, एडिशनल क्या होता है और इनका एक्सेप्शंस क्या होती है। अब बात करते हैं बाकी जो हमारे एसएससीज हैं, HUF, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, कंपनी, फर्म, इन सब की बात करते हैं। इनके लिए सबसे पहले आपको एक चीज़ याद रखनी है, इनके चार्ट को, इस चार्ट को कैसे समझना है। एक होता है हमारा इंडिविजुअल, एक होता है HUF, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी। ये मैं क्या लिख पा रहा हूं उसको अभी आप क्लियरिटी हो जाएगी। हमारे ये जो HUF और इंडिविजुअल होते हैं, क्योंकि ये लोगों से चलते हैं, इसके अंदर मिस्टरी इन्वॉल्व है, कोई एंड सन सब कुछ इन्वॉल्व है, तो ये हमारे कैटेगरी आ सकती है तीनों। मतलब दे कैन बी रेजिडेंट बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, दे कैन बी रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, एंड दे कैन बी NRI। ये हमेशा याद रखना, छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको बारीकी से समझनी है अब। लेकिन ये तीन जो आइटम है, 4 आइटम्स हैं हमारे पास, आइटम मतलब जो एसएससी है, पर्सन है, ये सिर्फ दो ही हो सकते हैं, या तो रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट। मतलब ये नॉट ऑर्डिनरी कैटेगरी में नहीं आ सकते, ये याद रखना है आपको, क्योंकि छोटी छोटी चीजें अगर आप भूल जाओगे ना तो बहुत दिक्कत आएगी बाद में, ठीक है। चलो इसको समझने के लिए मैं इसमें से एक नाम हटाता हूं, उसका नाम है इंडिविजुअल। उसकी कंडीशन आप कर चुके हैं पहले ही। HUF की कंडीशन बिल्कुल क्लियर है दोस्तों। अगर उसको रेजिडेंट बनना है तो आपने सिर्फ उसको चेक करना है कि पिछले साल उसका कंट्रोल और उसका मैनेजमेंट हिंदुस्तान में था या नहीं था। इसको बोलते हैं कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स इन इंडिया इन प्रीवियस ईयर। हिंदी इंग्लिश मिक्स कर दी। चलो अगर ये है तो वो क्या बन गया? रेजिडेंट। तो ये बन गया रेजिडेंट। अब मजे की बात यह है कि यही कंडीशन आपकी फर्म पे और एसोसिएशन ऑफ पर्सन पे भी एप्लीकेबल होती है। टू बिकम रेजिडेंट। तो अगर आपने ये फुलफिल कर दी तो क्या बन गया? रेजिडेंट। अब सिर्फ HUF के केस में याद रखने हैं, HUF में एक होता है कर्ता,
या आपने बचपन में पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, हिंदू अनडिवाइड फैमिली होती है, एंड सन्स वगैरह, उसमें एक मालिक होता है, मतलब करता होता है, मतलब जो सारे काम संभालता है, पूरे घर की निगरानी चौकीदारी सारे काम वही संभालता है, करता होता है वो। जो करता होता है, अगर कर्ता ने अगर एडिशनल कंडीशन फुलफिल कर दी तो वो बन जाएगा रेजिडेंट, बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। कौन बन जाएगा? HUF। तो यहां तक क्लियर हुआ आपको कि अगर HUF का पिछले साल कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया में था तो वो बन गया रेजिडेंट, प्लस अगर कर्ता ने, उसका जो कर्ता धरता है सारा, उस वो जो इंडिविजुअल है, अगर उसने इंडिविजुअल की एडिशनल कंडीशन दोनों फुलफिल कर दी तो वो HUF क्या बन जाएगा? रेजिडेंट बट ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर। आपको याद रहेगा इस बात के बारे में? गुड। अब आपने ये चीज आपको समझ आ गई, आप लिख चुके होंगे 1 2 3 4 5। ओके, अब बात करते हैं बाकी सबकी कहानियां क्या है। बाकी सबकी कहानियां एक चीज सिंपल है कि सर ये सब लोग, ये सब जो पर्सन है, ये रेजिडेंट हो सकते हैं, नॉन रेजिडेंट हो सकते हैं, लेकिन ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरली नहीं हो सकते। तो इनकी कंडीशन क्या चलेंगी? इन तीनों का भी आपको बता दिया। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इन इंडिया मेन होता है कंपनी का। कंपनी के लिए 2 कंडीशन आपको याद रखनी है। नंबर 1, इफ इट इज एन इंडियन कंपनी, तो क्या बन गई? रेजिडेंट। नंबर 2, ये कोई भी, मतलब ये नहीं कि एंड है और है। नंबर 2 को लैंग्वेज पूरी पढ़ता हूं। इट्स प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इन दैट ईयर इज इन इंडिया। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, इफेक्टिव मैनेजमेंट इन इंडिया। अब इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होता है, और दूसरा होता है कि अगर उसके सारे डिसीजन टेकिंग जितने भी काम है, डिसीजन मेकिंग जितनी भी है, वो इंडिया से होती है, तो वो इफेक्टिव मैनेजमेंट मानी जाती है। तो वो क्या बन जाएगा? रेजिडेंट। अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं है तो क्या बन गया? वो नॉन रेजिडेंट। तो हमें याद क्या रखना पड़ेगा? तो अगर यहाँ पर एक चार्ट है ROR, RNOR, मतलब ये हो गया रेजिडेंट, और NRI। तो कैसे? इंडिविजुअल ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। HUF ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी, आर्टिफिशियल ज्यूडिशियल पर्सन या तो रेजिडेंट होंगे या वो मतलब R होगा या NRI होगा। बस याद रखना आपको ये कि भूलना नहीं इस चीज को। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं एग्जाम में, सीरियसली कह रहा हूँ, और आई एम रियली सरप्राइज। क्यों करते हैं पता नहीं, क्योंकि इतने सिंपल तरीके से समझा सकते हैं हम इस चीज को। वो क्या लिखते हैं? अगर कंपनी का डायरेक्टर पिछले 7 साल में 730 दिन रहा, कंपनी का डायरेक्टर 2 साल, कंपनी के डायरेक्टर की बात कहाँ से आ गई? HUF में करता देखना है, बाकी किसी में कुछ नहीं देखना आपने। याद रहेगा दोस्तों, पक्का से, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको नोट डाउन करो, एक एग्जाम्पल करते हैं फिर आज की क्लास खत्म। छोटे सा क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। एक्चुअली क्या होता है, छोटे छोटे ट्रिक क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा है, एग्जाम में ज़्यादा आते हैं। क्योंकि लंबे लंबे क्वेश्चन तो आप सिंपल है ना, ईयर वाइज देखो कितने दिन है, कितने दिन है, आपको काउंट करना आता है ना। हर महीने में कितने दिन होते हैं आपको पता है, हर साल में कितने दिन होते हैं, लीप ईयर आएगा तो कितने दिन होंगे आपको पता है वो। एक क्वेश्चन आपके सामने, मिस्टर राम मनोहर बोर्न इन यूएस है ये, केम टू इंडिया व्हेन ही वाज 13 ईयर्स। 13 साल की उम्र में वो इंडिया आए एंड वेंट बैक एट द एज ऑफ 25, और 25 की एज में वापस चले गए। He left for US in May 2017. 2017 में वो मई में वो हिंदुस्तान छोड़ के चले गए थे, and again came back in March 20. मार्च 2020 में वापस आए हैं वो। What is his residential status for assessment year 2020-21? 20-21 के लिए उनका क्या स्टेटस होगा? मतलब पिछले साल 19-20 में क्या वो रेजिडेंट होंगे हिंदुस्तान के
या नहीं होंगे? तो आपने नीचे कमेंट में लिखना है इसके बारे में। रेजिडेंट, रेजिडेंट बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, RNOR, क्या लिख रहा हूँ, उल्टा लिख रहा हूँ, RNOR या NRI, ये आपने मुझे लिख के देना नीचे। सर आपने कहा था आप क्वेश्चन कराओगे तो क्वेश्चन तो करा दिया, आंसर तो आप दो यार, कुछ तो करो, सब कुछ मैं करूंगा। ये भी तो प्रूफ होगा एंड में कि आपने पूरी वीडियो देखी है ना। तो जिस बच्चे ने पूरी वीडियो देखी है वो नीचे कमेंट में लिखेगा कि ये मिस्टर राम मनोहर जी प्रीवियस ईयर 19-20 में हमारे रेजिडेंट थे या नहीं थे, या रेजिडेंट थे तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट थे या नहीं थे, RNOR थे या NRI थे, ये कौन थे? तो इनमें से किसी एक पे आपको आंसर लिख के भेजना है। आपने सिंपल लिखना है ही वॉज NRI या ही वॉज रेजिडेंट और ही वॉज ROR और RNOR। मैं कंफर्म करूंगा सही या गलत, ठीक है। तो आपने उसका मुझे कमेंट में लिख के देना। क्वेश्चन देख लो, उतार लो ढंग से, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आज की क्लास यहाँ तक, थोड़ी लंबी क्लास चली होगी आज, मुझे लग रहा है कि 40-45 मिनट की क्लास गई होगी आपकी आज, और बीच में 2-4 बार आपको रेस्ट लेने का मौका मिला होगा। और आई होप कि उस रेस्ट में आपने अपना फ़र्ज़ निभाया होगा जो मैंने आपको बताया हुआ है कि जब जब वो रेस्ट आता है तो आपने रेस्ट करना है, अनरेस्ट नहीं होना कि जल्दी जल्दी कुछ बटन दबाने, जल्दी जल्दी बटन मत दबाना दोस्तों, उससे बड़ी हेल्प मिलती है, सपोर्ट मिलता है, क्योंकि इसके अलावा कोई ज़रिया नहीं है इस चैनल को सपोर्ट करने का। क्योंकि मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं पेन ड्राइव में लेक्चर बेचूं या कुछ इस तरह से चीज़ें बेचूं अपने। ऑनलाइन लेक्चर क्लासेस होंगी तो कभी होंगी तो बता दूंगा, अभी फ़िलहाल कोई तरीका नहीं है। हाँ, शायद जुलाई मंथ में शायद 1 महीने के लिए मैं रेगुलर क्लास चालू करूँगा, लेकिन अभी भी गारंटी नहीं है। लेकिन अभी वो आपके लिए नहीं है, आपके लिए सब कुछ है, मैं हूँ आपके लिए। तो आपने सिर्फ इतना करना है, चैनल को सपोर्ट करने के लिए जो रेस्ट पीरियड आएगा उसमें अनरेस्ट नहीं करना, आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। 2-4 मिनट आपकी ज़िंदगी के 2-4 मिनट शायद इस चैनल को अच्छा सपोर्ट कर पाएंगे और हम वो सारे रिसोर्सेज ला पाएंगे जो अपने लिए और पुअर बच्चों के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। ऑलराइट, तो विद दैट जाते जाते मेरी फीस जमा कर दो। चैनल समझ, अगर लेक्चर समझ आया तो लाइक, कमेंट अच्छा लिखना, दोस्तों को शेयर जरूर करते रहना। ऑलराइट, दैट इज ओनली माय फीस। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।